A party having the single largest mandate should have the first right to govern and also the last right to govern. ये जो 3 कोर इश्यूज थे जो बीजेपी की टीम ने आइडेंटिफाई करे थे, they were very well identified. अब मौजूदा स्थिति में जब coalition government is staring in the eyes and it has become a reality because people have been confused by toolkits and other gangs. अगर pre-poll alliance आप इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट कर रहे हैं तो ये आपको हक नहीं है कि बाद में आप उसको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करें रिजल्ट आने के बाद, या ब्लैकमेल करें, जो आजकल की राज्य सरकारें या एट नेशनल लेवल ये गवर्नमेंट्स बड़े खुलेआम कर रहे हैं और इस पे बीजेपी का भी ध्यान नहीं जा रहा, जुडिशरी का भी ध्यान नहीं जा रहा। आप देखिए कि कांग्रेस के दफ्तरों में और सरकारों में जो लोगों की कतार लग जाएगी, भैया ये दे दो, हमारा 8,500 दे दो। सिंघम पिक्चर में आपको ध्यान होगा कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जो डीजीपी पुलिस है वो ये कहता है कि अब पुलिस वही काम करेगी जो उसको करना चाहिए, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं कि दरअसल आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। अगर आप ये बात करते हैं तो सब आप मोबाइल का यूज छोड़ दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सब हमारा लाइफस्टाइल तो यही है कि हम लकड़ी जला के आग सेकेंगे, तो आप गैस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आप पैदल दौड़िए या आप घोड़ों पे चलिए, आप क्यों गाड़ियों का, क्यों आप मैकेनिकल इंजन को यूज करते हैं, रोड पे आप आते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना पड़ेगा। सिमिलरली जो प्री पोल मैंडेट है उसकी सैंक्टिटी शुड बी मेंटेन्ड बाय लॉ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं इनको छोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉलो द लॉ एंड लेट हेल ब्रेक, जो भी होना है होता रहे। कोई तो ऐसा दिन आए भारत में कि हम लोग जो इतने आदर्शवादी बनते हैं ख्याली पुलावों में, हम उसको अपने जीवन में उतार सकें और हम वो काम करें जो हमारा संविधान कहता है, जो मानवता कहती है और जो कानून कहता है, अपने बच्चों के हित में। अन्यथा ये सिविलाइजेशन और ये देश वैसे ही विखंडित हो जाएगा दोबारा, जैसा 1947 में हुआ था या उसके पहले होता रहा है कि फॉरेन इन्वेडर्स एंड फॉरेन रूलर्स विल कम एंड एक्सप्लॉइट आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हर किसी का मुद्दा है। ये हमारा बेसिकली साइंस चैनल है, लेकिन अब हम ये कुछ पॉलिटिकल मुद्दे लेके आते हैं, क्योंकि अगर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब कंट्री में होती है तभी आर्ट है, चाहे साइंस है, चाहे ऑल अलाइड थिंग्स ऑफ लाइफ आर एबल टू प्रोसीड, अदरवाइज दे ऑल्सो कोलैप्स। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार भारत की बननी बाकी है। अयोध्या में बीजेपी की हार, जहां पर श्री राम मंदिर बनाने में बीजेपी का बड़ा एक्टिव हाथ रहा है, वो बड़ी विडंबनापूर्ण रही है। तो लोगों को लगता है कि यार ये कैसे हो गया। हम सभी लोग ये बार बार ये सोचते हैं कि ये कैसे संभव है। तो इसमें सबसे पहले, हालांकि ये लोकल मुद्दा दिखने में जरूर हो, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय निवासी, उन लोगों में से बहुतों को जो उनकी प्रॉपर्टी का कंपनसेशन था। अब मान लीजिए आप एक 2 मंजिला मकान है, कुछ वाक़े ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ सरकार ने कुछ 5-1 लाख रुपए ऐसे कंपनसेशन दिया था, और लोगों की शिकायत की वजह है जिनका रामपथ पर मुख्य मार्ग पर घर है, इन घरों का, और उनका काफ़ी हिस्सा चला भी गया। तो हालांकि जो जमीन एक्वायर होती है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, उसमें लगातार एनहेंसमेंट मिलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट तक मिलता है, लेकिन कहने की बात यह है कि जो इतना बड़ा ग्लेरिंग चीज़ जो थी उसके ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं अयोध्या के निवासियों को सेटिस्फाई करना जरूरी था इस मुद्दे पर, क्योंकि वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सही है कि वो उस पावन भूमि पर उनका घर होना और वो एक पब्लिक कॉज के लिए उनके द्वारा सरेंडर किए जाना या कन्फर्मिटी में लेके आना, तो कहीं ना कहीं उनको एक सूटेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए था रिहैबिलिटेशन के लिए। और ये श्री राम मंदिर बनने के साथ साथ ही होना चाहिए था कि इसमें सिर्फ आपको पैसा ही तो देना था पब्लिक को। इसमें ऐसा नहीं कि आपने कहीं और विशेष तौर पर जमीन एक्वायर करनी है। इस तरह की प्रोसेस में समय लग सकता है, लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पर था उनको सूटेबल कंपनसेशन देने का, जहाँ पे मुझे लगता है कि बीजेपी की ये एक स्थानीय गलती है। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि पूरे राष्ट्र के इस वक्त जो ये इलेक्शन था, ये जो मुद्दा जो था वो कई तरह के रिफॉर्म्स के ऊपर आधारित था। बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों को थी कि अगर क्लियर बहुमत मिलेगा, हालांकि अभी भी मोदी जी की सरकार ऐसा लग रहा है कि बनने जा रही है, तो नथिंग मच इज लॉस्ट। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यही काम जो है घिस घिस पिट पिट से विद रेजिस्टेंस ये काम शायद इस बार होंगे। इस इलेक्शन में मेन जो बीजेपी का एजेंडा प्री पोल था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का था। दूसरा मुद्दा था रिजर्वेशन का यह मुद्दा नहीं था कि जो अपोजिशन अफवाहें फैला रहा था। मोदी जी की जो एड्रेसेस रहे हैं, पब्लिक एड्रेस, ऐसा लगता था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षण की बात करते रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी मूल भावना के तौर पे, जो हमारे वर्दी एंसेस्टर्स हैं, बाबा साहब भीमराव थे, उन्होंने, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने किस भावना से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसकी रक्षा के लिए ही वो बात कर रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा
डेविएशन आ चुका है। जैसे रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड, हम इस पर बात करेंगे, अभी मैं इसके बारे में इसको कवर करूंगा। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव होगा तब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं कि दरअसल आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। इस प्रावधान में बेसिकली ये लिखा गया है कि द एग्जीक्यूटिव शुड एंडिवर टू एंश्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ पीपल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, क्रिश्चियन की, वो ये बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के अंदर लागू किया जाना चाहिए, और ये किसी माइनॉरिटी या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शन के ऊपर नहीं है, ये तो इक्वालिटी के लिए है। देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ लॉ। अब आप इक्वालिटी ऑफ लॉ में देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा क्यों करना। सिंपली आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए कि ये भारत के जो नागरिक हैं वो इस पर्टिकुलर कोड से बंधे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी कास्ट क्रीड के हों, उनको दे हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि अब हम सभी मॉडर्न, अगर आप ये बात करते हैं तो सब आप मोबाइल का यूज छोड़ दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सब हमारा लाइफस्टाइल तो यही है कि हम लकड़ी जला के आग सेकेंगे, तो आप गैस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आप पैदल दौड़िए या आप घोड़ों पर चलिए, आप क्यों गाड़ियों का, क्यों आप मैकेनिकल इंजन को यूज करते हैं, रोड पे आप आते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप सिविलाइज स्टेट में, एक सिविलाइज नेशन में रह रहे हैं और जिसकी हालांकि सभ्यता को प्रोटेक्ट करने के तरह तरह से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक सिर्फ प्राइवेट मुद्दा नहीं है। अगर प्राइवेट मुद्दा है तो आप अपने घर की चारदीवारी के बीच में उसको सेटल करिए, लेकिन सरकार के तौर पे अगर आप एक स्टेट की तरह से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बीजेपी का या मोदी जी का यह कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे नहीं, बल्कि हम उसकी मूल भावना में जो साइलेंट पार्ट है उसकी हम मूल भावना को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बात बिल्कुल, इसमें कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोई बात नहीं है, जो बहुत सारी पार्टीज एक अफवाह फैला रही थी, ऐसा कुछ देखने में नहीं लगता। दूसरी बात आती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन इज एक्चुअली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 46। उसमें कहा गया है कि समाज के पिछड़े वर्गों में, वहां ये बात वो नहीं करते कि अगर कोई जनरल सामान्य कैटेगरी का आदमी है तो आप उसको आर्थिक लाभ या उसका वेलफेयर नहीं कर सकते। इट इज अ एनेबलिंग प्रोविजन, इट इज नॉट अ डिसेबलिंग प्रोविजन। इनेबलिंग प्रोविजन इन द सेंस वो ये जरूर एक क्वेश्चन देते हैं एग्जीक्यूटिव को, दिस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अ क्वेश्चन कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय इस वर्ग की हालत उन्होंने देखा और उन्होंने इस चीज को पाया कि उनकी हालत जो थी वो काफी पिछड़े हुए थे, और अनेकों तरह की चीजें उनके माइंड में रही होंगी जब उन्होंने प्रोविजन लाए थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को इनेबल किया था तब भी। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है कि आप इसके अंदर जितने भी पिछड़े लोग हैं, तो वो बीजेपी सरकार ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए भी रिजर्वेशन लेके आए थे, या उनको तमाम तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी, मुफ्त सलाह और एड वगैरह उनको कई तरीके की प्रोवाइड करने के प्रावधान समय समय पर सरकारें बनाती रही हैं। यही बात बीजेपी ने शायद कही थी, जिसको डिस्टॉर्ट करके अपोजिशन ने पेश कर दिया कि वो, और ये र्यूमर एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाई गई बाय डिजाइन, बाय टूल किट, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअली लगा नहीं किसी भी बात से, ना मोदी जी के भाषणों से लगा, ना किसी और नेता के भाषणों से लगा। अगली बात जो मुद्दे की है, दैट इज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट स्टेट शैल एंडिवर फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये प्रावधान भी जो है, इसमें भी 2015 में मोदी जी की सरकार ने न्यू जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो NJC है वो लेके आए थे, और हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और कॉलेजियम सिस्टम जो 93 में, विच इज नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, 93 में कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने इनकॉर्पोरेट किया था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, परवर्सिटी ऑफ जस्टिस, आर्बिट्ररी डिसीजंस, ये बहुत तरह की कुरीतियां, या पर्टिकुलर एक क्लैन से या एक पर्टिकुलर सेटअप से, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से ही जजेस का आना, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 कोर इश्यूज थे जो बीजेपी की टीम ने आइडेंटिफाई करे थे, दे वर वेरी वेल आइडेंटिफाइड। और ये जब आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हटा देते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन करने वाली जुडिशरी है, दैट बिकम्स एक्चुअली अ होली काउ इन रियलिटी, तो उसके लिए ये प्रावधान जो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी था, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज की पावर एक तरह से जुडिशरी के पास है, कि वो कहा किया गया था, एंड जुडिशरी हैज टू अप्लाई द कॉमन लॉजिक, इक्वालिटी एंड रैशनैलिटी इन डूइंग इट्स ड्यूटीज।
तो ये इन तीनों प्रावधानों का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक बेहतर भारत था, एक सशक्त भारत था, जिसमें कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए स्थान था। किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइडेड नहीं था। और यही बात हमारे कई इंटेलेक्चुअल लोग, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ये बोलते रहे, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी इन बातों को कवर करते रहे हैं, अजीत भारती जी इसको कवर करते रहे हैं। और अब मौजूदा स्थिति में जब कोलिशन गवर्नमेंट इज स्टेयरिंग इन द आईज एंड इट हैज बिकम अ रियलिटी बिकॉज पीपल हैव बीन कंफ्यूज्ड बाय टूल किट्स एंड अदर गैंग्स, तो लोगों को ना जब ये इतने दिग्भ्रमित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थी भी हो जाते हैं। देखिए, मैंने किसी से वोट नहीं लेना है, इसलिए मैं क्लियरली बोलूंगा कि लोग जो है अपना जाति लाभ जो है वो ज्यादा देखते हैं। और ये इसलिए होता है कि हमारा राइट एंड रॉन्ग का डिटर्मिनेशन सोसाइटी में हम लोगों को सिखा ही नहीं रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बचपन में इंस्टॉल किया जाना चाहिए वो इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। तो इन सब बातों के मद्देनजर अब जो स्थिति है, जैसा हम हर बार बोलते हैं कि हम बहुत छोटे से लोग हैं, लेकिन जो हमारी लाउड थिंकिंग है अगर कहीं ना कहीं वो मोदी जी तक या लोगों तक पहुंच सकती है, तो उनको इनमें से कोई भी कोर मुद्दा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल स्पिरिट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हैं। रादर दे आर टेकिंग भारत क्लोजर टू द विजन ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इसमें ये हर किसी व्यक्ति को हक नहीं होता कि वो नॉर्मली वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। आप करिए अपना इंटरप्रिटेशन, लेकिन अपना स्वार्थ को अलग हटा के जो उस चीज के माहिर हैं। दूसरी बात यह है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह बनना चाहिए या होना चाहिए कि जिसकी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके साथ जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सरकार में वो ज्वाइन कर लें। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शुड बी एबल टू रूल एंड गवर्न बिकॉज दे आर द ओनली मेजोरिटी, दे आर हैविंग द बिगेस्ट मेजोरिटी एंड मैंडेट फ्रॉम द पीपल। उसमें ये नहीं है, जो प्री पोल मैंडेट है उसकी सैंक्टिटी शुड बी मेंटेन्ड बाय लॉ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो कोalition पार्टनर्स होते हैं इनको छोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर प्री पोल अलायंस आप इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट कर रहे हैं तो ये आपको हक नहीं है कि बाद में आप उसको एज अ ट्रम्प कार्ड यूज करें रिजल्ट आने के बाद, या ब्लैकमेल करें, जो आजकल की राज्य सरकारें या एट नेशनल लेवल ये गवर्नमेंट्स बड़े खुलेआम कर रहे हैं। और इस पर बीजेपी का भी ध्यान नहीं जा रहा, जुडिशरी का भी ध्यान नहीं जा रहा, किसी भी समाज के बुद्धिवादी समाज का, वर्ग का, इंटेलेक्चुअल्स का, किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि ये एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन या अमेंडमेंट आना चाहिए। हमारे तो एग्जीक्यूटिव के चुनाव का तरीका है उसमें आना चाहिए कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, दैट मींस अ पार्टी हैविंग द सिंगल लार्जेस्ट मैंडेट शुड हैव द फर्स्ट राइट टू गवर्न एंड आल्सो द लास्ट राइट टू गवर्न। जिसको कोalition सरकार ज्वाइन करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी ना करे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये है कि मोदी जी को अपने एजेंडा को, बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वो राष्ट्र हित में है और संविधान के हित में है। जो हमारे वर्दी पुरखे थे, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और अन्य जो जिनका दृष्टिकोण जो था वो बहुत फार साइटेड लोग थे, तो उन्होंने जो भारत का एक विजन क्रिएट किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ भारत, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। इसकी चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो बीजेपी को या हर किसी व्यक्ति को चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बीजेपी की सरकार मान लीजिए नहीं बनती है, तो अगर किसी और का कोalition इंडिया अलायंस के पास में भी वो नंबर्स नहीं है, तो मौजूदा स्थिति में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही अवेलेबल है। कोई भी चैन से यहाँ रूल नहीं कर पाएगा। इट इज बेटर टू सिट इन अपोजिशन। यू कैन से दैट दिस इज बोरोड फ्रॉम सैयद रिजवान अहमद जो हैं उनके विजन से। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आप देखिए कि कांग्रेस के दफ्तरों में और सरकारों में जो लोगों की कतार लग जाएगी, भैया ये दे दो, हमारा 8,500 दे दो, तो पूरा जो, हाँ इससे एक नुकसान ये जरूर होगा कि जितना पैसा नेशन की वेल्थ बिल्ड हुई है ड्यूरिंग 10 years ऑफ गुड रूल एंड गुड गवर्नेंस, वो खोने का खतरा है कि वो रेवड़ियों की तरह बांट दी जाएगी अपने रिश्तेदारों को। जैसे कि स्वर्गीय राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि अगर 100 रुपए निकलते हैं केंद्र सरकार से तो मुश्किल से 10 रुपए उस बंदे तक पहुंच सकता है जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मोदी सरकार ने एक रिफॉर्म के तौर पर किया। और अब अगर 100 रुपए चलते हैं तो उम्मीद की जाती है कि 100 रुपए तो पहुंचते ही हैं। अगर मान लीजिए 1-2 रुपया कम भी पहुंचता है तो वो उस व्यक्ति की मर्जी से एज अ बाय वट एवर मीन्स, क्योंकि हम सब रियलिटी की बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते। तो ये एक रियलिटी है कि जो उसका क्लार्क होता है, जो डीलिंग हैंड होते हैं, वो किसी न किसी तरह से अपना उल्लू सीधा कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर 100 में से 99 रुपए भी या 90 रुपए भी पहुंच रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और किसी मोदी जी को बड़े फर्म फुट पे बिना किसी उसके सरकार को, देश को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और वो करेंगे भी इन मोदी 3.0। या अगर ये चीज संभव नहीं होती तो अपने कोर मुद्दों को बिना छोड़े, चाहे अपोजिशन कुछ भी बोलता रहे या उनकी कोई भी मंशा रहे या इंटेंशन रहे, आप यू जस्ट फॉलो द लॉ
एंड लेट हेल ब्रेक, जो भी होना है होता रहे। जो कानून है, जैसे एक सिंघम पिक्चर में आपको ध्यान होगा कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जो डीजीपी पुलिस है वो ये कहता है कि अब पुलिस वही काम करेगी जो उसको करना चाहिए, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो मुझे वो बड़ा एक कैची चीज लगी थी कि कोई तो ऐसा दिन आए भारत में कि हम लोग जो इतने आदर्शवादी बनते हैं ख्याली पुलावों में, हम उसको अपने जीवन में उतार सकें और हम वो काम करें जो हमारा संविधान कहता है, जो मानवता कहती है और जो कानून कहता है। हमें एक ना एक दिन उठ के ये निर्णय लेना ही पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन्स के हित में, अपने बच्चों के हित में। अन्यथा ये सिविलाइजेशन और ये देश वैसे ही विखंडित हो जाएगा दोबारा, जैसा 1947 में हुआ था या उसके पहले होता रहा है कि फॉरेन इन्वेडर्स एंड फॉरेन रूलर्स विल कम एंड एक्सप्लॉइट आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हर किसी का मुद्दा है, इसमें कोई भी भटकाव या किसी निज स्वार्थ की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमारा बेसिकली साइंस चैनल है, लेकिन अब हम ये कुछ पॉलिटिकल मुद्दे लेके आते हैं, क्योंकि अगर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब कंट्री में होती है तभी आर्ट है, चाहे साइंस है, चाहे ऑल अलाइड थिंग्स ऑफ लाइफ आर एबल टू प्रोसीड, अदरवाइज दे ऑल्सो कोलैप्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।